दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमारे पास वीडियो कोर्स और नोट्स अवेलेबल है। नोट्स अब हार्ड कॉपी में हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा रहे हैं और वीडियो कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करें। तो इस वाले वीडियो में हम आपको 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से साधन कीमत समानीकरण होगा, स्टॉपलर सैमुएल्सन प्रमेय, लियोंटी विरोधाभास और साधन कीमत उत्क्रमता। ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं वो हेक्सर-ओलन के बाद हुए हैं, इसलिए चारों टॉपिक समझने के लिए आपको हेक्सर-ओलन थ्योरी को सही से समझना बहुत ही कंपलसरी है। तो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ये चारों वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं चलो ये आपको स्टार्ट करा देता हूँ, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकार्डो का जो सिद्धांत है, रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रिकार्डो का, क्योंकि बेस बना रहे हैं आपका, रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक लागत सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक लागत सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि एक देश के अंदर, यानी कि एक देश के अंदर, मान लीजिए ये भारत है और ये अमेरिका है, दो देश मान लिए, तो एक देश के अंदर तो साधन गतिशील होते हैं, यानी कि जो साधन है वो गतिशील है देश के भीतर, लेकिन देश के बाहर वो गतिहीन है, यानी कि देश के बाहर नहीं जा सकते। देश के अंदर तो वो मूव कर सकते, देश के बाहर नहीं जा सकते। इसी तरीके से भारत से अमेरिका नहीं जा सकते, गतिहीन है पूरे साधनों की, लेकिन देश के अंदर वो गतिशील है, यानी कि एक देश के साधन एक देश के अंदर तो गतिशील है, दूसरे देश में गतिहीन है, जिसकी वजह से एक देश क्या कर सकता है, केवल वस्तुओं को बेचेगा, यानी कि भारत जो है वो वस्तु बनाएगा और जिस चीज की अधिक है वो भारत वस्तु बेच देगा, और इसी तरीके से अमेरिका भी भारत को वस्तु बेच देगा। यह तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है जो कि परंपरावादी था। हेक्सर-ओलन ने कहा कि ऐसा नहीं है भैया, वास्तव में तो वो वस्तु बेच रहा होता है, वास्तव में वो वस्तु बेच रहा होता है, वास्तविक रूप में वस्तु बेच रहा होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो वो साधनों को बेचता है वस्तु के माध्यम से, यानी कि जिस देश में श्रम प्रचुर देश है वह श्रम प्रधान वस्तुओं को बनाएगा और ऐसे देश को बेच देगा जहां पे पूंजी प्रधान वस्तुएं। तो ये बेसिकली उनका फंडामेंटल है, आप इसको समझ लीजिएगा। यहां पर आपको जो बताने की कोशिश की जा रही है वो उस प्रक्रिया को बताने की कोशिश की जा रही है जिसके माध्यम से दो देशों में जो साधन कीमत है वो बराबर बराबर होती है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं, फिर जो थ्योरी है उस थ्योरी की हम बात कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए भारत है और अमेरिका दो देश है, भारत में और अमेरिका दो देश हैं, सिंपल हम मान लेते हैं। भारत जो है वो श्रम प्रधान है और एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, हालांकि वो वाई का भी कर रहा होगा, क्योंकि अपूर्ण होगा उस केस में, यानी कि साधन जो है भारत जो है वो एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है और अमेरिका पूंजी प्रधान है, इसलिए वो वाई वस्तु का उत्पादन करेगा। भारत एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, अमेरिका वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है। मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स इंडिया में 10 रुपए है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 20 रुपए है, यानी कि इंडिया में प्राइस 10 रुपए का है एक्स, क्योंकि भारत एक्स बना रहा है। इसी तरीके से अमेरिका में प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 20 रुपए का है और प्राइस ऑफ वाई 10 रुपए का है, हम ये मान के चल रहे हैं। भारत श्रम प्रधान है, इसलिए यहां पे श्रम सस्ता होगा। हम मान लेते हैं जो वेज है वो 50 रुपए है और जो हमारा कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100 रुपए है, ठीक है जी। इसी तरीके से अमेरिका में जो है डब्ल्यू, मान लीजिए वो 100 रुपए का है, क्योंकि यहां पे वेज महंगा होगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा होगा मान लीजिए 50 का। तो इस केस में जो अनुपात है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इसको डायग्राम से बनाएं तो डायग्राम से देखिए कैसे बनेगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं। हम यहां पे लिख रहे हैं W/R और यहां पे लिख रहे हैं PX/PY, कीमत अनुपात। तो भारत के लिए आप देखोगे तो ये वाला बनेगा 0.5 और यहां पे भी 0.5, यानी कि ये भारत की कंडीशन को दिखा रहा है। ये तब है जब व्यापार नहीं हो रहा है, ए पॉइंट ले लेते हैं। और यहां पे आपको देखो ये 2 आएगा
W अपॉन आर, और ये भी हमारा 2 आएगा, यानी कि ये हमारा हो गया 2 px अपॉन py। यहां पे ये हम भी पॉइंट लिख लेते हैं। अब मान लीजिए दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, भारत जो है वो एक्स वस्तु को बनाएगा अधिक ताकि वो निर्यात कर सके, और वाई वस्तु बनाएगा कम। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इससे होगा ये कि जो भारत है, भारत में श्रम की मांग बढ़ेगी। क्यों श्रम की मांग बढ़ेगी बच्चों? क्योंकि भारत अल्टीमेटली बना क्या रहा है, भारत बना रहा है एक्स वस्तु जो कि श्रम प्रधान है, इसलिए श्रम की मांग बढ़ेगी और धीरे धीरे मजदूरी भी बढ़ेगी, वेज रेट बढ़ेगा। जबकि पूंजी की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि अब पूंजी की तो भारत वस्तु बना लेता भाई, इसलिए पूंजी की मांग कम होगी, आर अपॉन कम होगा। यानी कि क्योंकि भारत एक्स वस्तु बेच रहा है इसलिए प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा, और क्योंकि वाई वस्तु हमारे पास पहले से ज्यादा आ रही है इसलिए वाई वस्तु घटेगी। इसका मतलब हमारा जो मूवमेंट होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ, यानी कि जो W अपॉन आर है वो बढ़ेगा और जो px अपॉन py है वो भी बढ़ेगा, इस तरफ मूवमेंट होगा। हम मान लीजिए यहां पर आ जाते हैं जहां पे ये भी 1 है और ये भी 1 है, हम ये मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अब एक्स वस्तु पहले से महंगी हो गई है, वाई वस्तु पहले से सस्ती हो गई है, मजदूरी पहले से महंगी हो गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम हो गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्योंकि एक्स वस्तु को अब आयात कर लेता है, अब अमेरिका को एक्स वस्तु बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब जो वेज है वो सस्ता हो जाएगा यहाँ पे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेज बढ़ेगा, वेज घटेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ये इस तरफ आएगा। इसी तरीके से प्राइस ऑफ एक्स में कमी आएगी और प्राइस ऑफ वाई में वृद्धि होगी, और अल्टीमेटली ये यहां की जगह इस जगह आ जाएगा, और इस जगह पे दोनों ही देशों में साधन कीमत समानीकरण हो जाएगा। साधन कीमत समानीकरण का मतलब है कि जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन्वॉल्व होता है तो यद्यपि भारत में श्रम ज्यादा है उसके बावजूद भी भारत में मजदूरी बढ़ेगी, और पूंजी भारत में मान लीजिए महंगी है तो क्योंकि विदेशों से भारत में पूंजी आ जाएगी इनडायरेक्टली वस्तु के रूप में, तो धीरे धीरे करके भारत में उन वस्तुओं का कीमतें गिरेंगी जो पूंजी प्रधान तरीके से बनती हैं। यानी कि भारत हो सकता है कि वॉशिंग मशीन बनाने में भारत को महंगा पड़े, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी ये सब भारत में आ जाएंगे जो कि पूंजी प्रधान तकनीक से बनती है। तो ऐसे लोगों को कम मजदूरी मिलेगी कंपैरेटिवली, पूंजी कम मिलेगी, पूंजी पर ब्याज कम मिलेगा, जो कि कैपिटल प्रधान चीजें हैं। तो इस तरीके के बच्चों को साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत कहते हैं। थ्योरिकली मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि साधन कीमत समानीकरण या आय वितरण। तो साधनों में यदि अपूर्ण गतिशीलता यानी कि पूर्ण गतिशीलता हो तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए भारत अमेरिका चला जाए, भारत के लोग अमेरिका चले जाएं, अमेरिका के लोग भारत चले जाएं, तो मजदूरी दर बराबर बराबर हो जाएगी, क्योंकि जहां पर मजदूरी दर ज्यादा होगी वहां पर श्रम की गतिशीलता पाई जाएगी। इसी तरीके से जहां पर ब्याज होगा वहां पर लोग चले जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि अगर साधनों में अपूर्ण गतिशीलता है तो भी साधन कीमत समानीकरण हो जाता है। सैमुअल्सन द्वारा साधन कीमतों को समानीकरण की विवेचना की गई। इसे हेक्सर ओलेंस और सैमुअल्सन प्रमेय, स्टेपलर प्रमेय कहते हैं। हेक्सर सैमुअल्सन स्टेपलर प्रमेय कहते हैं। तो सबसे पहले मान्यताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दो देश, दो वस्तु, दो साधन है। हम ये मान के चल रहे हैं अपने विश्लेषण में कि दो देश हैं, दो वस्तुएं और दो साधन है। साधन बाजार और वस्तु बाजार में पूर्ण गतिशीलता है। पूर्ण गतिशीलता का मतलब ये हुआ कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो प्राइस ऑफ वाई बराबर होगा W अपॉन आर के। ये बेसिकली मतलब इसका ये है। वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण गतिशीलता है और प्रशुल्क विद्यमान नहीं है, यानी किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगता, परिवहन लागतें नहीं है, इसका मतलब किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा पैमाने का समान प्रतिफल नियम लागू हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम साधनों को दुगना कर दें तो उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा, ऐसा माना गया है। एक ए देश श्रम प्रचुर है जो कि एक्स वस्तु, तथा बी देश पूंजी प्रचुर है जो कि वाई वस्तु का उत्पादन करेगा, ये हमने मान लिया है। समरूप श्रम एवं पूंजी की इकाइयां हैं। तो बच्चों यहां पे समझाने की कोशिश की गई है मान्यताओं के साथ कि दो देश हैं ए और बी। मैं आपको बता देता हूं, ए देश श्रम प्रधान है इसलिए यहां पे W अपॉन आर छोटा है, वाई देश पूंजी प्रधान है इसलिए W अपॉन आर ज्यादा है। तो उसी हिसाब से इनका कीमत अनुपात है। यहां पे बताने की कोशिश की गई है कि समरूप व्यापार से पूर्व ए देश का पूंजी श्रम अनुपात कम है
जबकि बी देश का पूंजी श्रम अनुपात अधिक है। व्यापार के पश्चात ए देश एक्स वस्तु का निर्यात करेगा जिससे कि उसका श्रम पूंजी अनुपात बढ़ेगा, सॉरी मजदूरी और ब्याज का अनुपात बढ़ेगा, और धीरे धीरे करके ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये दोनों बराबर बराबर नहीं हो जाते। यानी कि व्यापार के पश्चात जब दो देश वस्तुओं को निर्यात करेंगे, वस्तुओं का आयात करेंगे, तो धीरे धीरे करके साधन कीमत समानीकरण हो जाएगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि साधन कीमत बराबर बराबर नहीं हो जाता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका आय वितरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि आय वितरण पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ए देश जो श्रम प्रधान है, जहां पे श्रम को मजदूरी मिलती थी, उसको फायदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे श्रम को मांग बढ़ेगी श्रम को मजदूरी मिलेगी, जबकि पूंजी जो है पूंजीपति को नुकसान होगा, क्योंकि अब उसकी पूंजी की डिमांड कम हो गई है भारत में। इसलिए जो श्रम बहुल देश है, भारत मान लीजिए या ए देश मान लीजिए, वहां पर श्रम को फायदा होगा जबकि पूंजीपति को नुकसान होगा। यानी कि जो आय का वितरण है वो पूंजीपति से श्रम की ओर होगा। इसी तरीके से जो बी देश है वहां पर क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो पूंजी प्रधान देश है, यानी कि पूंजी प्रधान में है, उसको पूंजी में फायदा होगा और श्रम को उसको यहां नुकसान होगा। तो अगर संक्षेप में बात करें, यानी कि इसको समराइज करें, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सापेक्षिक साधन गहनता को लाभ और सापेक्षिक साधन दुर्लभ को हानि होती है। तो इसको बोलते हैं सैमुअल्सन स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों।